अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि अडयाला जेल से बनने वाला बयानिया कोट लखपत जेल के जो सियासी असीरान थे उन्होंने चैलेंज कर दिया है। एक ख़त लिखकर जो बानी पीटीआई की पूरी एक स्ट्रेटजी थी कि हमने एहतजाजी तहरीक चलानी है, जबकि कोट लखपत के जो सियासी असीरान हैं वो कहते हैं कि नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। क्या उन्होंने बानी पीटीआई के बयाने से बगावत कर दी है या उन्होंने सियासी दानिशमंदी का मुजाहरा किया है? इस पर बात करेंगे। उसके साथ अलीमा खान कहती हैं कि बानी पीटीआई ने वाज़े पैगाम दिया है कि गुलामी से बेहतर है कि वो जेल में ही रहें और 10 मुहर्रम के बाद हर सूरत एहतजाज होगा। और इस मरतबा एहतजाज इस तरह नहीं होगा कि आप इस्लामाबाद पर चढ़ाई करें या डी चौ तक पहुँचे, बल्कि मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे होंगे। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हिकमत अमली हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो पाएगी? और इसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद खुद कई चैलेंजेस का सामना है। पार्टी के अंदर से भी इख्तलाफी आवाज़ें उठ रही हैं और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केपी में सेनेट की 11 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन का भी ऐलान कर दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद केपी के अंदर मुतहरिक है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी रेलिवेंट स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत कर चुके हैं कि किसी भी सूरत हाल के पेश नज़र केपी के अंदर कोई भी ऐसा इकदाम उठाना पड़े जिसके ज़रिए से अली मीन गंडापुर की हुकूमत रुखसत हो सकती हो, तो कैसे मुमकिन होगा, इसके ऊपर मुशावरत हो चुकी है। लेकिन पीटीआई इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर मुज़ाकरात करने की बजाय एहतजाजी रास्ते के ऊपर जाने को तैयार दिखाई देती है। और उसके साथ बात करेंगे कि नवाज शरीफ समेत मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने एक मरतबा फिर ये बात करना शुरू की है कि बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। और इवन नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक बयान मंसूब हुआ कि वो अडयाला जेल जाने को तैयार हैं। आखिर ये सिचुएशन क्यों आई है? क्या एक आखिरी स्टेज आ चुकी है जिसके नतीजे में अगर बानी पीटीआई मुज़ाकरात का रास्ता अडॉप्ट नहीं करते वो माइनस हो जाएंगे या पीटीआई माइनस हो जाएगी? क्या सिचुएशन ऐसी बन चुकी है? इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे कि कराची के इलाके लियारी में 6 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि कई अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। जिम्मेदार है कौन? शहरियों की क्या जिम्मेदारी है और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की क्या जिम्मेदारी थी? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे तज्ज़ियाकार रऊफ क्लासर साहब और उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब। नसब मुख्तलिफ अदवार के अंदर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की बातचीत होती रही है। कभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ऑन द फ्लोर पेशकश करते हैं, कभी पीटीआई की तरफ से बातचीत की जाती रही है, लेकिन संजीदा अंदाज में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ते रहे। आपके पास एक ऑप्शन रहा कि हम सड़कों पर निकलेंगे, बानी पीटीआई को रिहा करवाएंगे। 26 नवंबर के बाद देखा कि आपकी वो जो एक सड़कों पर आकर प्रेशर बिल्ड करने की एक स्ट्रेंथ थी वो भी ख़त्म हो गई। अब दोबारा ये बात की जा रही है उसी वक्त जब मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, लेकिन उसी वक्त अब पार्टी चाह रही है कि 10 मुहर्रम के बाद दोबारा एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाए। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पार्टी के अंदर एहतजाज करने की, सड़कों पर आने की और हुकूमत को एहतजाज के ज़रिए से प्रेशराइज करने की पोजीशन में है? इतनी स्ट्रेंथ स्टिल अभी पार्टी में मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली तो देखें, एहतजाज के लिए जो एक माहौल बनाना पड़ता है नेचुरली, मगर है कि अगर पाकिस्तान के हालात देखें और ओवरऑल 8 फरवरी के बाद जो इस अवाम के साथ हुआ है, जिस तरह से अवाम के मैंडेट की तौहीन की गई है और उसके बाद जिस तरह के हैवी टैक्सेस अवाम पे लगाए गए, जिस तरह का जुल्म इस कौम के किसान के साथ हुआ है कि 2200 अरब रुपए उसकी जेब से निकाल लिए गए, तो आप खुद देखते हैं ये तो ग्राउंड राइप है एहतजाज के लिए। अब बस इंतज़ार जो थी वो इमरान खान की कॉल की थी और उन्होंने कहा कि 9वीं 10वीं मुहर्रम के बाद करेंगे, तो पार्टी लीडरान ने उसी चीज़ को सामने रखते हुए एक जामे प्लान बनाना शुरू कर दिया और इंशाअल्लाह ताला आप आने वाले दिनों में देखेंगे एक वाज़े पॉलिसी होगी। ठीक, लेकिन यह सब जहाँ पर पार्टी की राइट है, जाहिर सी बात है आपको वक्त के तकाज़ों के मुताबिक कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना ये बहुत मैटर करता है। अडयाला जेल से बानी पीटीआई ने एक बयानिया डेवलप किया हुआ है, मुज़ाकरात करने हैं तो किससे करने हैं, हुकूमत से करने या नहीं करने, एहतजाज करने, तमाम डायरेक्शन आपको वहीं से मिलती है। लेकिन पहली मरतबा हमने देखा कि अडयाला जेल में बनने वाला बयानिया कोट लखपत जेल में जो आपके सियासी असीरान हैं उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया है। हम उसको चैलेंज करना कहें, इस बयानी से बगावत कहें या सियासी दानिशमंदी कहें, वो आप ही तजवीज़ कर सकते हैं। क्या वो ऑप्शन बेहतर नहीं है कि जो सब पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए? एक मरतबा कौम देख ले कि हुकूमत के साथ बैठकर आपने सीरियस एक राउंड किया है डायलॉग का, उसके बाद एक कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकते थे आप।
मुझे साहब आपको बड़ा मुनासिब सवाल है। बुनियादी तौर पे देखें, ये चीज़ पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने की ज़रूरत है। देखें, एहतजाज जैसा आपने अपने पहले बात की कि एक आइनी हक़ है पार्टी का, पार्टी करती है, मगर एहतजाज किस लिए किया जाता है? एहतजाज बेसिकली एक हर पॉलिटिकल जमात के पास एक औजार है, एक टूल होता है। उस टूल के ज़रिए वो कौम को, वो रेलेवेंट सर्कल्स को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है कि इन चीज़ों पे आप लोग सही तवज्जो नहीं दे रहे या ये आप गलत कर रहे हैं। जिस तरह 8 फरवरी का इलेक्शन लूटा गया, जिस तरह से रिज़र्व सीटें छीनी गई। बाकी जो पॉलिटिकल डायलॉग है, ये तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। उससे कोई भी पॉलिटिकल कुव्वत नहीं इनकार कर सकती कि कोई भी डेमोक्रेटिक जमात होगी, डेमोक्रेटिक सोच वाली जमात होगी, कि वो डायलॉग से भागे, उससे इनहराफ करे। तो नेचुरली पीटीआई ये बिल्डअप क्यों बना रही है एहतजाज के ज़रिए? वो चाह रही है कि ये बिल्डअप बने ताकि लोग मुतवज्जे हों, लोग मुतवज्जे हों, और साथ साथ जो लोगों ने, जिस तरह से 26 नवंबर का आपने जिक्र किया, 26 नवंबर को ऑर्डिनरी दिन नहीं था। उस दिन की जो ज़्यादतियाँ हुई, उसका किसने अजाला करना है, उस सब किसने तवज्जो दिलानी है? 8 फरवरी का जो डाका डला, उसकी तरफ किसने तवज्जो दिलानी है? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, ये कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है। और जहाँ तक उन डयाला के सीरान की बात है, उन्होंने बड़ी मुनासिब बात की और इमरान खान साहब तक पहुँचेगी। और अल्टीमेटली आप देखेंगे जब तहरीक-ए-इंसाफ भरपूर तरीके से एक तहरीक चलाएगी, ये मामला टेबल पे ही सेटल होंगे। अच्छा, तो हम कह सकते हैं, या ज़ाहिर हर जमात की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है कि आप ये समझते हैं मौजूदा हालात के तनाजुर में कि अगर अभी मुज़ाकराती टेबल पर बैठे तो शायद इतना इफेक्टिव ये राउंड ना हो, तो पहले मुज़ाहमत की तरफ बढ़ना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, हुकूमत पर कुछ प्रेशर बिल्ड हो, तो फिर मुज़ाकराती अमल कोई फ्रूटफुल साबित हो सकता है। हम कह सकते हैं कि इस टाइप की स्ट्रेटजी है कि, या दूसरे लफ्ज़ों में, अगर शायद आपको क्वेश्चन अप्रोप्रिएट ना लगे, कि एहतजाज ज़रूर करना चाहिए, और एहतजाज के दौरान अगर हुकूमत आगे बढ़ती है और सीरियस एक राउंड होता है मुज़ाकरात का, तो कोई हर्ज नहीं, फिर मुज़ाकरात भी कर लेंगे। कुछ ऐसे हिकमत अमली हमें फील हो रही है आने वाले दिनों? मतलब मेरी भी समझ यही है, जिस तरह से आपका सवाल है मैं इसी तरह समझता हूँ। क्योंकि देखें, अभी आप बैठ जाएं कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं, तो आप किस चीज़ का मुज़ाकरात करते हैं? क्या आप देखें, मुज़ाकरात में आप कह रहे हैं जिनसे मुज़ाकरात करने हैं उन पे डायरेक्ट पीटीआई चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है। जिस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा रही है और जिसकी चोरी हुई है, वो दोनों बैठ के किस तरह से किसी कंसेंसस पे पहुँचेंगे? कभी चोर ने कभी अपनी चोरी मानी है? ये तो ओवरऑल एक सिस्टम में प्रेशर डेवलप होगा और अल्टीमेटली चीज़ें रिजॉल्व होंगी। अच्छा, अगर आप एहतजाज करने के निकलते भी हैं तो लीड कौन करेगा इस एहतजाजी पूरे आपका प्लान को? देखिए, ये एक डिफरेंट तरह का एहतजाज है। लोग बार बार इसको तशबीह देना चाह रहे हैं कि 26 नवंबर वाले से। इमरान खान साहब कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि हमारा इस्लामाबाद आने का प्लान नहीं है। और क्यों नहीं है? कि निहत्ते लोगों पे इधर गोलियां चलाई गई। तो अगर वो नहीं है प्लान, तो अगर हर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अपने तहसील लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे निकलता है, तो एक ये बड़ा मुनफरिद किस्म का एहतजाज होगा, जिसकी पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि पहले कभी कोई नज़ीर मिलती है। ठीक, चलें, ये डिफरेंट नेचर का आपका एहतजाज होगा, लेकिन डेफिनेटली अभी आप पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर एक इम्प्रेशन दिया गया कि पार्टी के अंदर कोई ज़्यादा इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ तो रहता है हर पार्टी के अंदर, कोई दरारें नहीं है, कोई ख़तरनाक सूरत हाल नहीं है कि ग्रुपिंग हो जाए, और ग्रुपिंग अगरचे के फील होती है और मौजूद भी है, लेकिन उससे इस तासर को ज़ायल करने की कोशिश की गई। लेकिन जो वो लोग जो समझते हैं कि एहतजाज नहीं, हमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, अगर फाइनल जब कॉल दी जाती है उससे इत्तफाक नहीं करते, तो आप नहीं समझते कि पार्टी को नाकाबिल इतलाफ़ी नुकसान पहुँच सकता है, बिलखसूस उस वक्त जब मखसूस नशिस्तों का फैसला आ चुका है, पार्टी पहले ही एक बड़े बैक फुट पे जा चुकी है, बड़ी डिफेंसिव पोजीशन के अंदर है, केपी के अंदर एक बड़े सियासी खतरात मंडला रहे हैं, उसके ऊपर भी आगे चल के बात करेंगे। तो जो लाहौर से आवाज़ें उठी हैं पहली मरतबा, और ये वो लीडरशिप है जिन्होंने बानी पीटीआई की शाना बशाना हर तरह की मुश्किलात बर्दाश्त की और खड़े रहे, कहीं वो डगमगाए नहीं हैं, तो उनकी तो वाज़े तौर पर लगता है कि नहीं, एहतजाज नहीं, मज़ाहमत नहीं, अब मुज़ाकरात का वक्त है, मुज़ाकरात होने चाहिए। देखिए, बिल्कुल जो हमारे बैठे हैं असीरान, सीनियर तरीन क़यादत है और उनके तजर्बे का भी फ़ायदा उठाना चाहिए। मगर देखें, स्ट्रैटेजी दोनों तरह की साइड बाय साइड चलती हैं। नून लीग ने क्या ये नहीं फार्मूला अपनाया कि नवाज शरीफ साहब अगर एक वक्त गले पाड़े होते थे तो दूसरा भाई पैर पाड़ा होता था? तो ये एक डिफरेंट हर पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है। तो मेरे ख्याल से इसको एज ए स्ट्रैटेजी ही लेना चाहिए। ये इनहिराफ नहीं है इमरान खान की पॉलिसी से, और मैं समझता हूँ कि दोनों चीज़ें काबिल अमल हैं और दोनों पे अमल होगा, अल्टीमेटली उसी तरफ रास्ता निकलेगा जिस तरफ इमरान खान इशारा कर रहे हैं। ठीक, नया साहब, आप पार्टी के सारे मामलात के ऊपर भी नज़र रखते हैं,
पार्टी का दिफा करते हैं और हमेशा एक बड़ी बैलेंस आप बात करते हैं, बैलेंस अप्रोच के साथ। शाहमूद कुरैशी साहब हों, पहले भी उन्होंने एक दो मरतबा इजहार ख्याल किया, वाइस चेयरमैन है पार्टी के, अब दोबारा भी हम देखते हैं कि उनको जो आप सलमान अकरम राजा साहब हों, मिस्टर गौर हों, ये बाकी आपके टॉप लीडरशिप हो, जो अडयाला जेल जाने को तो प्रेफर करते हैं, लेकिन उनसे जाके कोई सलाह मशवरा करना, उनसे जाके बातचीत करनी, एक मरतबा उन्होंने इस बात का इजहार भी किया, लेकिन मुकम्मल तौर के ऊपर जो कोट लखपत जेल में आपकी लीडरशिप है, बिलखुसूस शाहमूद कुरैशी साहब, उनसे कोई मिलने को, उनसे मशवरा करने को, बातचीत करने को तैयार दिखाई नहीं देता है। क्या वजह है? कोई खान साहब की इस हवाले से रिजर्वेशन है? नहीं, बिल्कुल जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, देखिए खान साहब की तरफ से तो कोई रिजर्वेशन नहीं, मगर बात ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने शाह महमूद कुरैशी साहब के तजर्बे से, डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, मियाँ महमूद चौधरी, एजाज, उमर चीमा, इनके तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठाया। बहुत सारी लीडरशिप देखें जो पंजाब में बैठी हुई है, या इवन KPK की सीनियर लीडरशिप, उन्हें ज़रूर जाना चाहिए था कोट लखपत और मेन इश्यूज़ पे उनसे मशावरत करनी चाहिए थी, और मुख्तलिफ स्टेजेस आई, जिस तरह से पाक इंडिया जंग वाला एक जंक्चर था, उसमें उनको लूप में लेना चाहिए था, और ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब के वसीह तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए था। इसी तरह उस पहले भी जो है ना बहुत सारे मौके आई फ़लस्तीन वाले इशू पे, इन चीज़ों पे इनको करना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि किसी हद तक शाह साहब का शिकवा जायज़ है। कला साहब, न्याज साहब से जैसे कि हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जिस मौके के ऊपर पार्टी के अंदर से वो बयानिया जो एक अडयाला जेल से बातचीत की गई कि हमने एहतजाज करना है, उसके बरखिलाफ एक हम उस बयानी से बगावत कहें, उसको सियासी दानिशमंदी कहें, कि लाहौर की कोट लखपत जेल में जो असीरान हैं PTI के, उन्होंने कहा कि नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए, और बड़े वाज़ेह अंदाज के अंदर उन्होंने लाइन अडॉप्ट की है। लेकिन PTI की तरफ से आज अनाउंसमेंट हुई, अलीमा खान साहबा ने भी कह दिया कि 10 मुहर्रम के बाद तो बस एहतजाजी तहरीक होगी। लगता है ये कि शायद ये एहतजाजी तहरीक भी चलाना चाहते हैं, प्रेशर बिल्ड करेंगे। पहली बात तो ये कि जो हमेशा सवाल होता है कि अभी भी PTI के पास उस लेवल का एहतजाज करने की सकत है जो उन्होंने 26 नवंबर को किया, अगरचे किस्म स्ट्रेटजी ये बताई जा रही है कि हम उस पैटर्न का एहतजाज नहीं करेंगे, इस्लामाबाद आ गए, सब कुछ बंद कर दिए, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होगा। क्या मुख्तलिफ शहरों में होने वाला एहतजाज हुकूमत को कोई प्रेशर बिल्ड कर पाएगा, और उसके साथ एहतजाजी ऑप्शन बेहतर है, या जो लाहौर से ऑप्शन सामने आए उसके ऊपर पार्टी को संजीदगी से गौर करके एक कदम उस तरफ बढ़ाना चाहिए? जी भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। इसमें 2-3 चीज़ें मैं भी वेट कर रहा था जब लेटर आया शाह महमूद कुरैशी साहब का और बाकी का, तो मेरे जहन में था कि जब तक इसको इमरान खान साहब एंडोर्स नहीं करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं बनेगी। तो देखना ये है कि क्या ये इमरान खान साहब की ब्लेसिंग से, उनकी अप्रूवल से, उनके मैसेज के बाद लेटर लिखा गया है, या कोई वो जो मतलब यहाँ पे कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी रहती हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो शायद उनको बचा कर उन्होंने रखा हुआ है कि अब किसी दिन हम इनको आगे लाएंगे और पार्टी के मामला जो है तो वो देखने की कोशिश करेंगे। माजी में इस तरह की बहुत सारी बातें होती भी थी, और खान साहब को भी कुछ ज़्यादा, कुरैशी साहब पे इतना ज़्यादा कभी कोई उनके ट्रस्ट इश्यूज जो है हमेशा कुर्बानी तो बड़ी दी उन्होंने, डगमगाए नहीं है, साथ खड़े रहे। कुर्बानी हर कोई अपनी, वो कहते हैं ना, उनसे गौतम बुद्ध से किसी ने पूछा था ना कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उन्होंने कहा इंसानी ख्वाहिशात। तो कुर्बानी वो इमरान खान साहब के लिए नहीं दे रहे, अपनी ख्वाहिशात के लिए दे रहे हैं। हर कोई अपने, मतलब आप यहाँ पे एंकर बने अपनी ख्वाहिशात के लिए बने, मैं तो खान साहब को अदराक है इस बात का? बिल्कुल डेफिनेटली उनको अदराक है। वो तो कई दफ़ा उन्होंने अपनी, आपको याद होगा एक तकरीर में कहा था, मेरा ख्याल मीनार पाकिस्तान पे हो रही थी, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, ये तो मेरे पे ट्रस्ट नहीं करते थे, भरोसा नहीं कर सकते थे कि हम इतनी बड़ी पार्टी बना लेंगे। उनके मुंह पे कहा हुआ कई दफ़ा क्यों है। सो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से बहुत सारे डाउट्स जो हैं हमेशा से रहे हैं कि शायद उनको एस्टैब्लिशमेंट, पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से सुनते थे, अब हम शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से मतलब इस तरह की बातें आती थी। सो उनके जहन में तो यही था कि किसी दिन खान साहब जो है, मुझे शायद कि वज़ीर आला, उनकी हमेशा बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं वज़ीर आला पंजाब बनूँ मैं, तो लिहाजा वो अपनी ख्वाहिशात के उसमें साथ ही उनके खान साहब के साथ खड़े, उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं थे, एक नंबर जी। बहरहाल इवन देन उनको अप्रिशिएट करना चाहिए जी, खान साहब के साथ खड़े हुए हैं। अब बातें दो हैं कि अगर उन्होंने खान साहब से पूछे बगैर ये लेटर लिखा है, जो कि मतलब लग रहा है कि उनसे पूछे बगैर उसमें लिखा गया, और अलीमा खान साहब की गुफ्तगू भी वो खान साहब से मिलने के बाद यही हो रही है, तो फिर तो वो पार्टी के अंदर क्रैक्स या वो तो नज़र आ रहे हैं फिर कि पार्टी के अंदर जो 4 लोग हैं वो कुछ और सोच रहे हैं, या वो ये समझ रहे हैं कि हमने लड़ाई कर ली, झगड़े कर लिए, हमने इस्लामाबाद में मार्चेस कर लिए, मतलब बंदे हमारे मारे गए, यहाँ पे आपके दंगे, फसादात, गिरफ्तारियाँ, गोलियाँ चली, सब कुछ करके देख लिया। 8 फरवरी का इलेक्शन था, जैसे तैसे था, चोरी करके उन्होंने, जैसे अभी न्याजी भाई कह रहे थे कि उन्होंने जो चोरी शोरी करनी थी उन्होंने हमारे यहाँ ये उसमें कहते हैं सराय में दाबड़ गुस्सनी करना, जो दाबड़ गुस्सनी करनी थी कर करा कर उन्होंने करा लिया। अब उनके पास क्या ऑप्शन है? मतलब खान साहब अगर 4 साल मजीद भी इसी तरह एजिटेशन करना चाहते हैं
उनको सूट तो करेगा कि पार्टी उनके साथ इंटैक्ट रहेगी, वर्कर रहेगा। आप मतलब यकदम हम वो क्या हथियार तो नहीं डाल सकते कि चुप करके बैठ जाएं, ठीक है जी कि हमारा इलेक्शन चुरा लिया तो हम मतलब आराम से बैठे रहेंगे। सो ये बात उनको सूट तो करती है कि पार्टी एजिटेट करती रहे, अगले इलेक्शन तक करती रहे। लेकिन इन द गिवन सिचुएशन जो नर्व्स का गेम था, खान साहब तो वो डटे हुए हैं, लेकिन उनके जो कॉमरेड्स हैं या उनके जो पार्टनर्स हैं या उनके साथी हैं, वो लगता है कि इस साइड पे जा रहे हैं, जो शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी का लेटर, ये आम लोग नहीं है। बिल्कुल चारों जो हैं उन्होंने अपनी लॉयल्टी अगर देखी जाए तो शाह महमूद कुरैशी साहब हूँ या उमर सरफराज चीमा साहब हूँ, मेरी राय जो भी हो, यास्मीन राशिद हो, ये वो लोग हैं पिछले साल 1.5 साल से वो जेल में बैठे हुए हैं। बिल्कुल तो उनकी लॉयल्टी पे तो शक नहीं किया जा सकता। सवाल यह है कि खान साहब या अलीमा खान साहबा जो हैं इस रास्ते को शायद वो एंडोर्स नहीं कर रहे, क्योंकि खान साहब यही चाहेंगे कि जो भी रास्ता खोलना है, किसी को उन्होंने नॉमिनेट करना है, बातचीत करनी उनके ज़रिए जाए, ना कि वह कोर्ट लखपत से कोई इस तरह का लेटर आना चाहिए। मुझे नहीं पता कि खान साहब के लिए ये लेटर अगेन इट हैज़ कम एज ए बिग सरप्राइज़, कि उनके लिए भी सरप्राइज़ था, उन्हें भी टीवी चैनल से पता चला है या उन्हें पहले से पता था। क्योंकि एक चीज़ बड़ी अहम है, ये चारों लोग जो हैं अब मतलब अलग-अलग सेल्स में होंगे ना, इनकी कहीं मुलाकात कराई गई होगी, कुछ डिस्कशन हुई होगी आपस में बैठ के कि हमें लेटर लिखना चाहिए। डेफिनेटली किसी एक का आइडिया होगा, फिर उसने बाकी साहब हॉस्पिटल में भी रहे कुछ दिन, फिर मतलब मुलाकातों का सिलसिला और भी वसी हुआ, एक ही पेपर लिखा गया, फिर उसका ड्राफ्ट पे उन्होंने चारों ने एग्री किया होगा, फिर उस पर साइन किए होंगे, फिर किसी के जरिए बाहर भेजा गया है। अब ये सारा प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई फैसिलिटेटर तो है, या तो पीटीआई के फैसिलिटेटर जो कि मेरा ख्याल चांस कम है, या फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट के फैसिलिटेटर हैं जिन्होंने चारों को बिठाया है, समझाया है, बताया है कि ये रास्ता लें अगर तो फिर हम कल को इस पे सोचेंगे कोई बातचीत हो सकती है। सो दैट्स अ वेरी ट्रिकी चीज, आने वाले दिनों में थोड़ा एग्जैक्टली बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। सब ये अलार्मिंग ये वाले क्लास साहब ने सिचुएशन की पहचान दी। बिल्कुल सही। असल में चल रहा है जेल ट्रायल, जेल ट्रायल डे टू डे बेसिस पे चल रहा है। जो वो बैरक से आते हैं तो सारे ही असीरान इकट्ठे होते हैं, और ये खाली को आधे घंटे के लिए नहीं इकट्ठे होते, ये सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 2-3 बजे तक इकट्ठे होते हैं। वहाँ मुशावरत भी इनकी आपस में होती है, डिस्कशन भी होती है। तो ये लेटर का उस तरह से बाहर आना कोई अचंभे की बात नहीं, लेकिन उस सोच के ऊपर आना डेफिनेटली एक अचंभा तो है, जो कि वैसे तो पॉजिटिव है, लेकिन अडियाला का डायरेक्शन डिफरेंट और कोर्ट लखपत की डिफरेंट हुई, जो कि पार्टी के लिए वक्ती तौर पे अलार्मिंग लग रही है। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। नवाज शरीफ साहब ने दोबारा माजी के अंदर भी वैसे बनी गला चल के गए थे, एक ट्रैक रिकॉर्ड उनका मौजूद है, और मौजूदा सियासी सूरत हाल के अंदर जितनी बड़ी सियासी शख्सियात हैं सब चाहती हैं कि मुज़ाकरात हों। नवाज शरीफ साहब ने यहाँ तक कह दिया कि वो अडियाला जाने के लिए तैयार है, बानी पीटीआई से मिलने के लिए भी तैयार है। पार्टी या बानी पीटीआई उनको वेलकम क्यों नहीं करते कि उनको आने दें? देखिए, मैं नहीं समझता नवाज शरीफ साहब अव्वल तो जाने के लिए तैयार होंगे, जो इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ किया है। कहाँ लंदन प्लान, कहाँ से मामलात शुरू हुए और यास्मीन राशिद से हरा के फिर दोबारा जितवाया जाए और फिर लंदन बिठा दिया जाए। तो मैं नहीं समझता उनका ईगो इतना हर्ट हो चुका है, वो इस प्रोसेस में दोबारा अगर आ जाए तो पार्टी और खान साहब वेलकम करेंगे? नहीं, देखें, फिर अगर वो अडियाला जानते तो फिर वो इमरान खान को नहीं जानते। अच्छा, क्योंकि इमरान खान तो वहीं खड़े हैं, वो तो पहली बात ही होगी कि जी जो हमारी सीटें हैं वापस करो। तो वो किधर से करने की पोजीशन में, क्या वो अपने खुद जो है ना वारंट पे खुद साइन करेंगे? कोई नहीं है। मैं नहीं समझता इस वक्त। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। क्लास साहब, जहाँ पे सिचुएशन इस हवाले से क्रिटिकल हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की जानिब बढ़ रही है, उसी मौके पर शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग कॉल की मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद डिस्कशन के ऊपर ये मामला आया कि केपी की गवर्नमेंट का अब क्या करना है, क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद इस केपी के अंदर इस पोजीशन में ज़रूर आ चुके। अगर वो कोशिश करें तो हुकूमत को रुखसत कर सकते हैं। अगरचे कि एमएल वली खान साहब ने और बाकी ने वाज़े तौर पर कहा कि डिस्कशन हुई और हमने कहा कि मैं दोबारा जो प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर कन्विंस थे कि पहले भी हमें मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ा, ये स्टेप लेंगे तो हमें हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा होंगी, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन ये प्याली चाय की प्याली में तूफान था, उन सब का मिल बैठना, गवर्नर केपी का भी, या फ्यूचर के अंदर ज़रूरत पेश आए तो ये कोई एक स्टेप आगे जाके कुछ सिनेरियो चेंज कर सकते हैं केपी में? एक तो आपने भी कहा है ना कि वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं, आ सकते हैं या आ गए। मुझे तो नहीं लग रहा है कंफर्टेबल पोजीशन। 20-22 सीटों का फ़र्क है, जो सारे मिल भी जाएं। फिर तो आपने वही काम करना है कि आपने ये पीटीआई के लोगों को तोड़ना है, ब्राइब करना है, या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है, हॉर्स ट्रेडिंग करनी है, यू आर बैक टू द 90s, वही काम आपने शुरू करना है। तो उस वक्त उसके बगैर तो कोई हल नहीं है आपके पास। आप अगर ये रास्ता लेना चाहते हैं विच इज़ टोटली अनडिज़ायरेबल, नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि
मेरा ये ख्याल है कि ये इन्होंने काम करके देखा था 2022 की, इनको थोड़ा सा उससे सीखना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को स्पेशली, ठीक है, ठीक। कि उस वक्त भी इन्होंने जल्दी की खान साहब को हटाया, वट एवर द रीजन, के जो आर्मी चीफ आ जाएगा तो जनरल फैज आ जाएंगे तो फलान आ जाएंगे। उसका नतीजा यही निकला कि खान साहब की अपनी परफॉर्मेंस मतलब हुकूमत में हमने देखी थी कि उसमें 17-18 उनके ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, सिर्फ एक डस्का वाला जीता था, वो भी जिन हालात में जीता था सामने थे। सर आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा, मैं वही कह रहा हूँ सर, उसी तरह भारत सारे इलेक्शन जिमनी जो हैं वो तो हार गए थे सारे, उन्होंने उनको हटा के पॉपुलर कर दिया खान साहब को। तो खान साहब ने खुद कहा था कि इनकी बड़ी मेहरबानी, मतलब हमारे तो हाल बुरा था। बिल्कुल सही। ये एक्सरसाइज अगर वहां पे अली अमीन गंडापुर साहब की इससे बड़ी फेवर कोई नहीं हो सकती कि उनको हटा दिया जाए। जो हालात 1 साल 1.25 साल में हमारे भाई गंडापुर ने कर दिए ना, ये सबसे बड़ी फेवर होगी कि उनको हटा दें। बिल्कुल ठीक। मैं एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा न्याज साहब से। न्याज साहब, गवर्नमेंट फिलवक्त चाहती है कि उनको नहीं छेड़ा जाए, लेकिन इतलात ये कि बानी पीके आने वाले दिनों में शायद सरप्राइज दें और कहें कि अली अमीन गंडा साहब को तब्दील कर दिया जाए। क्या पार्टी के अंदर ऐसी कोई सिनेरियो है? और इसके साथ इस सवाल को भी ज़रूर एड्रेस कीजिएगा, सेनेट इलेक्शन अनाउंस हो गए 21 जुलाई को और अपोजिशन 4 सीटों पर नजर जमाई बैठी है। क्या सेनेट की 11 नशिस्तों के ऊपर होने वाले इलेक्शन में कोई पीटीआई को वहाँ सरप्राइज मिल सकता है? देखिए, अगर जो आपने कलासा साहब से सवाल किया है ना, उसका फेट जुड़ा हुआ है इस सेनेट इलेक्शन से, क्योंकि देखें 7 जनरल सीटों पर इलेक्शन होना है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो 4 सीटें जनरल पीटीआई को 92 सीटों के साथ जीतनी चाहिए। 18-18 वोट को डिस्ट्रीब्यूट करें, आराम से बनती हैं। और 3 सीटें चली जाएंगी अपोजिशन के पास, उनकी 52, वो 17-17 डिवाइड करेंगे तो उनके 3 बन जाते हैं। अगर रिजल्ट इससे मुख्तलिफ होता है तो फिर आप देखेंगे कि शायद बात किसी और तरफ चल रही है। बाकी जो तब्दीली वाली बात कर रहे हैं, देखें इमरान खान की इस वक्त ये प्रायोरिटी नहीं है कि जी कौन सीएम हो। इमरान खान की प्रायोरिटी क्या है कि 8 फरवरी वाला मैंडेट जो चोरी हुआ है, जो कौम की इस वक्त मैंडेट की तौहीन हुई है, वो रिस्टोर होना चाहिए। अगर वो नहीं रिस्टोर होता तो किसी तरह से ये हालात उस तरफ जाएं कि इस मुल्क में फ्रेश इलेक्शन कॉल हो। साथ अभी भी कह रहे हैं गुलामी से बेहतर है कि मैं जेल में रहूंगा, एहतजाज होगा। इस अप्रोच से पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो नवाज शरीफ साहब ने उनकी जो इस मौके के ऊपर क्रिटिकल टाइम के ऊपर खुद उनके माजी बड़ा एक दिल खराश है, बड़ी उनके साथ भी डिफरेंट ट्रेजेडीज हुई पोलिटिकल एंगल से, पीटीआई और CPMLN, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं अडयाला जेल जाने को तैयार हूँ, इमरान खान से मिलने को तैयार हूँ। दीगर भी जितनी सियासी शख्सियात हैं वो कहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, मिल बैठने को तैयार है, बातचीत हो सकती है। लेकिन इस मौके के ऊपर पीटीआई को, बानी पीटीआई को इस ऑप्शन को वेलकम नहीं करना चाहिए। वैसे मैं ये सुन रहा हूँ आजकल ये सारे सवालात आप भी कर रहे हैं, मतलब ट्विटर सोशल मीडिया पे कि नवाज शरीफ साहब ने ये कहा है, ये जाने को तैयार है। मैंने तो उनको नहीं सुना, अगर प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नवाज शरीफ साहब जी उनसे मंसूब हो की स्टेटमेंट सामने, मंसूब ये मतलब मुझे नहीं पता किसने ये मंसूब किया या किसने कहा है। आई डाउट सीरियसली, उसकी वजह को मैं बताता हूँ। नवाज शरीफ साहब कभी भी वो अडयाला नहीं जाएंगे, मेरा ख्याल है। आई मे बी रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो रीडिंग है अपनी। जितनी बिटरनेस इमरान खान साहब में और उनमें आ चुकी है, मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ जो है वो उधर जाएंगे, अडयाला जाएंगे खान साहब को मनाने के लिए या रिकन्सिलेशन करने के लिए। आई डाउट सीरियसली, मुझे गलत भी मैं हो सकता हूँ, कहाँ चले भी जाएं। क्योंकि पहली दफ़ा जब गए थे वो बनी गाला गए थे, उसके बाद के रिजल्ट भी अच्छे नहीं निकले थे, आपको याद होगा, वो उस वक्त भी चल के गए थे। बिल्कुल। अभी वो जाते हैं तो वो अपनी ऑलरेडी को इतनी सियासत अगर देखी जाए नहीं बच गई नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी के अनपॉपुलरिटी लेवल्स हैं, अपने वर्कर्स को, अपनी फॉलोइंग को मजीद वो करेंगे। देखा खान ने झुका दिया, देखा खान ने बुलवा लिया, देखा इनको जाना पड़ा वहाँ अडयाला में, देखा इनको खान से माफ़ी मांगनी पड़ी, देखा फिर तो आपके जितने मुंह उतने बातें होती है ना। सो अब मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब या कोई भी बंदा पॉलिटिकल आदमी चला जाए, आगे से रेस्पॉन्स और रिएक्शन क्या होता है। यहाँ तो आपको पता है शिकस्त और फतह समझी जाती है, ये थोड़ा समझा जाता है कि पॉलिटिकल मूव है, पॉलिटिशियंस हैं, मिलते हैं। यहाँ तो जाती दुश्मनी बन चुके हैं भाई। यहाँ पे तो इतनी दुश्मनी तो वहाँ पे भी नहीं होती, जिनके मतलब घरों के कत्ल हुए होते हैं, जितनी दुश्मनी यहाँ पे बन चुकी हैं। इतनी एक दूसरे के बारे में अल्फाज यूज़ हो चुके हैं, जेलों में डाला चुका है। नवाज शरीफ साहब जेल में, मरियम साहिबा जेल में थी उनके दौर में, इसके बाद बाकी हमने पूरी टॉप लीडरशिप थी जेल में रही है। इनकी बारी लगी तो इन्होंने खान साहब और उनकी बेगम साहब बुशरा को जेल में डाल दिया। जहां पे इतना सारा बैड ब्लड आ चुका हो, पॉलिटिक्स तो रह नहीं गई ना। इट्स ए पर्सनल, इट्स ए ट्राइबल वार। ये दोनों के दरमियान एक ट्राइबल वार है, वो चल रही है। मैं ट्राइबल जानबूझ के कह रहा हूँ, माफिया का लफ्ज बड़ा सख्त हो जाता है, नहीं तो मेरा दिल वही कह रहा था माफिया वार कहूँ कि ये ट्राइबल वार है, जिसमें दोनों साइड से एक दूसरे पे हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, जिसका जो मौका मिल रहा है वो उसको वो गिराया जा रहा है। सो मेरा नहीं ख्याल है कि मियां साहब ये कहा होगा कि मैं जाने को तैयार हूँ, ठीक है, और वो जाएंगे और फिर ब्रेक, और जो कुछ हो चुका है उसमें इम्कान भी नहीं है, मुझे कम लगता है। मतलब मेरी रीडिंग जो है बस वैसे ही। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के इलाके लियारी में एक पुरानी 6 मंजिला इमारत आज अचानक ज़मीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में अब तक की जो इतलात सामने आई हैं 8 अफराद जाँ भाग हो चुके हैं और मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबे होने की इतलात सामने आ रही हैं। और क्लास साहब वही हुआ, हादसा हुआ, उसके बाद फौरी तौर के ऊपर अफसरान को सस्पेंड किया गया, तहकीकात का हुक्म दे दिया गया और उसके बाद मज़ीद जब मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने जाके इन तफसीलात हासिल की, हम कोशिश कर रहे थे कि हम जिस हमारी रिपोर्टर नम्रा रियासत ने इसको कवर किया है उनसे उनका बीपर ले सकते, लेकिन कराची में गलबन मोबाइल फ़ोन सिग्नल बंद होने के नतीजे में उनसे रब्ता नहीं हो सका। तो वहाँ पर अब पता चल रहा है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने 3 मरतबा नोटिस दिया था इस बिल्डिंग को कि खस्ता हाल है, बंद कर दें। इन सरकारी इदारों का जो बिलखसूस सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जो रेलिवेंट इदारे होते हैं, उनका काम सिर्फ नोटिस दे देना, कोई तंबीह जारी कर देना काफ़ी होता है। कोई एक्शन भी हो सकता था, नहीं हुआ। रिसेंटली एक सवात के अंदर सामने हुआ, वहाँ पर भी जब हादसा हो गया उसके बाद अफसरान को मुअत्तल किया गया, तहकीकात की गई, नोटिस लिया गया और अब इंक्वायरी चल रही है। यहाँ पर भी अब तहकीकात और इंक्वायरी का सिलसिला शुरू हो गया और मुअत्तल करने के बाद बयानात आ रहे हैं। तो कोई इससे पहले भी तो ये वाक़या हो सकता था। अगर बिल्डिंग इतनी मखदूश थी तो सरकार के पास उसको खाली कराने का कोई रास्ता भी तो होना चाहिए था कि लोगों को वहाँ से कहें कि आप जा सकते हैं, ये सील है, इसमें आप नहीं रह सकते। भट्टी साहब, ये बड़े ह्यूमन ट्रेजिडी कहीं पे भी हो, किसी के बच्चे, खवातीन, माँ बाप, बेटा कोई इस तरह की कैजुअलिटीज़ का शिकार हो, वो सवात में हो या कराची में जो हुआ, बंदे को दुख होता है। माई कंडोलेंसेस विद द फैमिली, उन तमाम लोगों के साथ हमारी सिंपथीज़ के दे हैव लॉस्ट देयर डियर वंस। दुख होता है, बंदा अपने आप को उनकी जगह रख के सोचे तो मज़ीद तकलीफ होती है। ये तो एक साइड है ह्यूमन ट्रेजिडी की, लेकिन दूसरी साइड बड़ी अहम है जो हम सामने मीडिया के लोग सिर्फ पब्लिक प्रेशर की वजह से नहीं देखते, कि लोग फिर हमें कहेंगे देखा जनाब आप किस तरह की बात करते हैं, लोग बेचारे मलबे तले वो हो गए हैं, इमारतें गिर गई, आप दूसरी साइड देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम है जर्नलिस्ट का, अदरवाइज वो ट्रेजिडीज होती रहेंगी। एक तो यह है कि मैंने खुद इस पर कई रिपोर्टें कराची के हवाले से पढ़ी हैं, देखी भी, आपने भी देखी होंगी, टीवी पे भी आई हैं, अखबारात में भी आई हैं। बहुत सारे, ये सिर्फ ये बिल्डिंग नहीं है जिसको नोटिस किया गया है, ये बहुत सारी बिल्डिंग हैं जिनको कराची की वो जो उनकी इंतजामिया है या वो जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, वो इनको नोटिस जारी करती है, लेकिन लोग वहाँ से शिफ्ट होने को तैयार ही नहीं है। ये मैंने कई स्टोरीज देखी हुई हैं, ये चैनल्स पे चढ़ी है, जी टीवी पे भी चली होगी, आप किसी चेक कर लीजिएगा कि जाकर रिपोर्टर करके आते हैं कि इसको नोटिस हुआ, ये हालत ख़राब है, ये गिर जाएगी। लोग शिफ्ट नहीं होना चाहते। ये मज़े की बात बताऊँ मैं आपकी, वो क्यों नहीं होते कि उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है। वो बच्चे ले के, फैमिली ले के आप गिराना चाहते हो, किधर जाएँ? उन्हें लगता है कि जितनी भी है चलें, मतलब आपको पता है हमारे यहाँ सारी चीज़ हम इस पर भी तो रखते हैं कि जनाब अल्लाह की मर्ज़ी के साथ ही तो हमारे बहुत सारे काम जो हैं हम उस पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं, लेकिन हम साथ में एहतियात नहीं करते। अब ये 6 मंजिला इमारत है, इसमें से कितने घर रह रहे होंगे, कितने लोग होंगे, मुझे तादाद का नहीं पता, कोई होंगे कम अज़ कम ही लगे, कोई 100-200 तो होगा कोई। अगर 6 मंजिला थी, इतने लोग तो रह रहे होंगे। और 100-200 लोग कहें कि हम इस बिल्डिंग को गिराना है, खाली कराने, किधर जाएँ? क्या हुकूमत का जो काम है, सिंध कंट्रोल अथॉरिटी का जो काम है, लोग उस वक्त शिफ्ट होंगे जब उनके पास अल्टरनेट होगा। आपने ये बिल्डिंग गिरानी है, लोगों को ट्रस्ट दें कि जनाब हम इस पर नई बिल्डिंग खड़ी करके आप लोगों को ही देंगे, 6 महीने दें, साल दें, वट एवर टाइम, और उसके मुताबिक उनको रीलोकेट करके वक्ती तौर पर इमारतें बना के नई या रेनोवेशन करके उनको फिर शिफ्ट करें। बिल्कुल ठीक। उनको ये पता है कि जनाब अगर हम इस घर से निकल गए, इस बिल्डिंग को हमने छोड़ दिया, फिर तो हमें कुछ नहीं मिलना यहाँ पे, हमें तो किसी ने दोबारा एंटर नहीं होने देना। सो ये वो इनसिक्योरिटी होती है कि अपने बच्चे लेके, अपनी बीवी लेके, अपनी बहन लेके कहाँ पे जाएंगे लोग, किधर बैठेंगे? और उन बेचारों के पास पहले से कोई रहने के ऑप्शन होते तो ऐसी बिल्डिंग में मतलब कौन अपने बच्चों के साथ रहने को मतलब रिस्क लेगा? और कराची में ऐसी बिल्डिंग गिरती रहती हैं, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है ना, हम इस तरह की ट्रेजेडीज होती रहती हैं। सो सारा कसूर सम टाइम जो है, मतलब अगर दोनों साइड देखे, सवात वाली हमने ट्रेजेडी देखी, हमने वाकई में बातें भी की हैं, दुख भी हुआ है, इतना बड़ा मतलब है एक सदमा भी हुआ है, लेकिन दूसरी साइड हम और भी तो देखते हैं ना कि जैसे वो कहते हैं उनको रोकने की कोशिश की गई कि मत जाएं, मत करें, लोग भी नहीं रुकते। अच्छा, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सुन रहा उन्होंने जनाब कि हमने अगर पुलिस के जरिए दफ़ा 144 लगाया सवात में और हमने रोकने की कोई, उन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दी, देखे पुलिस सियाहों को तंग कर रही है, इस सवात की पुलिस ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है। हमारे भी साथ भी मसाइल है कि अगर हमें तो पुलिस वाला रोकने की कोशिश करे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन हमें समझाने की कोशिश करे, हम समझते हैं ये हमारे दुश्मन है। मतलब आपको बाकी छोड़ दें, मैं कई लोगों को, आप भी जानते होंगे, ये मोटरसाइकिल बाइक वाले, हम भी चलाते रहे बाइक वगैरह, हम पता है ये जो हमारे सर पे कोप हमने रखा होता है, वो हमने उसको बाइक के साथ बांधा हुआ है, सर पे नहीं पहना हुआ। वो पुलिस वाला देखेंगे, रुक के उसको सर पे पहन लेंगे कि चलान ना करे, आगे जाके फिर उतार के रख लेंगे। ऐसे गाड़ी की बेल्ट जो है तो पुलिस वाले को देख के बांधेंगे। हमें लगता है कि पुलिस वाला हमारा दुश्मन है यार,
ये हमारे सर पे क्यों मतलब ये कोप हमें पहनाना चाहता है, ये हमें क्यों वहाँ दरिया के किनारे जाने से रोकना चाहता है, बिल्कुल सही। ये समंदर किनारे रोक रहा है, ये हमें बिल्डिंग का नोटिस दे रहे हैं कि यहाँ पे खतरा हो सकता है। हर वो काम हमारी रियासत के क्योंकि ट्रस्ट नहीं है, इदारों का के ऊपर लोगों का ईमान नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा, लोग समझते हैं कि इसके पीछे कोई दो नंबरी है। सो जो चीज इनको रियासत या इदारे बताने की कोशिश करते हैं लोग इनकारी हो जाते हैं। बिल्कुल सही। वो कहते हैं हमारा इसमें अलमिया है जी। अलमिया ये है। सो आपका ये बिल्डिंग वालों के लिए इनका काम था इंतजामिया का, सिंध कंट्रोल का, कि लोगों को जाएं, उनको समझाने के बाद उनको अल्टरनेट दें। बिल्कुल ठीक। आपके पास पैसे हैं, 1000 अरब रुपीस आपको यहाँ से मतलब सेंटर से मिलता है, एनएफसी का मिलता है, कराची के लोगों को पैसा लगे हैं, गरीब लोगों पर लगे हैं, इसलिए मिलता है ना। बिल्कुल ठीक। उनको इमारतें बना के दें, इनकी रेनोवेशन करके दें, अपने लिए गाड़ियां भी हैं, प्रोटोकॉल भी हैं, पैसा भी है वजीरों के लिए और आपके अफसरों के लिए। इन बेचारे गरीब लोगों के लिए घर भी नहीं है, बच्चे मारे जा रहे हैं, बिल्डिंग गिन रही हैं, और फिर जाके उसके बाद वो सस्पेंड कर रहे हैं, तो उनको फलाने कर रहे हैं। अब उनके इमदाद का ऐलान भी हो जाएगा, कोई 5 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, ये पैसे उस रेनोवेशन पे लगा रहे, तो बेचारे को जाने बात। लास्टली जिस मुल्क की आबादी ज्यादा होगी ना, इस मुल्क की 25 करोड़ है, वह इंसानी जानों की कोई कदर कीमत नहीं होती, ध्यान में रखिएगा। जो हम यूरोप की मिसालें देते हैं ना सर, वहाँ पे 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, मतलब यूके के पूरे के आबादी 4 करोड़ है। यूरोप पूरे को मिला के देख लें, हमारे शायद मतलब जो हमारे सूबे हैं इनकी 25 करोड़ इज ह्यूज एक तादाद है। आप उनकी बात करें तो लोग नाराज होना शुरू हो जाते हैं, जनाब आपको आबादी से क्या मसले हैं। मतलब 70-80 हज़ार बंदा तालिबान के हाथों मारा गया, इतना ब्लड यहाँ पे ब्लड शेड हुआ है। अभी मैं देख रहा था इसी एक महीने में ये पंजाब में 130 लोग वो दरिया और पानी नहरों में डूब के मर गए सर। 500-600 बंदा वहां पे रोड्स पे आपके हर महीने उनकी डेथ हो रही है एक्सीडेंट में, किसी को पता ही नहीं है। रीजन इतनी आबादी बढ़ गई है, लोगों को एहसास ही नहीं होता, इंसानी जान का कोई परवाह ही नहीं है, इंसानी जान मैटर ही नहीं करती। जितने कम लोग होते, आबादी कम होती, घर की कम होती, तो लोगों के अंदर वो सेंसिटिविटीज बढ़ जाती होती। जैसे यूरोपियन कंट्रीज का मिसाल देते हैं, उनकी इसलिए है कि 4 करोड़ का यूके, पूरा यूके जिसने पूरी दुनिया पे कभी हुकूमत की, वो 4 करोड़ है। हमारा सिर्फ केपी के 4 करोड़ का है। बिल्कुल दुरुस्त आपने, बिल्कुल दुरुस्त। इसके बराबर का पूरा यूके है आपका, मतलब यूनाइटेड, बिल्कुल ऐसा है ये सारा आप किंगडम। बिल्कुल दुरुस्त आपने। लेकिन सिंध के अंदर जो वाकया हुआ, वहाँ पर और भी ऐसी इमारतें जिनको नोटिस हो चुके हैं, इंतजामिया नोटिस देकर हाथ पर हाथ रख कर बैठने की बजाय आगे बढ़े, उसका मुतबादल ऑप्शन फ्राहम करे और घरों को विकेट कराकर, और जिनकी वो बिल्डिंग है, जिनकी प्रॉपर्टी है, उसकी तमीर नो के लिए अहकाम होने चाहिए और इसका कोई तरीक़ेकार निकलना चाहिए, ना कि लोग उस वक्त तक इंतज़ार करें, उनके पास कोई और छत नहीं है, जब तक बिल्डिंग कोलैप्स ना हो उस वक्त तक इंतज़ाम में हरकत में ना आए। जब बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए फिर अफसरान को मुअत्तल करके, इंक्वायरी करके, पुराने नोटिस निकाल के मामले पर मट्टी डालने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, आज के लिए इतनी ही, हम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।